बड़ी खबर आपको बता दें बाराबंकी से, जहां अचानक से एक बस में भीषण आग लग गई। टायर फटने से आग लगने की वजह बताई जा रही है, जिससे पूरी बस जलकर खाक हो गई है। आग लगने से इलाके में धुएं का गुबार दिखा गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम से बाराबंकी होकर बिहार ये बस जा रही थी और ये मौके की तस्वीरें आपके सामने। टायर फटने से देखिए किस तरीके से इस बस में अचानक से आग लगी, जिसमें सवारी भी मौजूद थी। हालांकि सभी जो सवारी थी वो सुरक्षित बताई जा रही है। टायर फटने से अचानक से इस बस में आग लगी। इधर गाजियाबाद की रासना जिला जेल में बंद कैदियों ने कागज और कपड़े की कतरन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पेंटिंग बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल विजय फाउंडेशन दिल्ली स्टेट की ओर से जेल में 6 हफ्ते की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 कैदियों ने हिस्सा लिया। पहले से इस कैदियों को पेंटिंग की तमाम बारीकियों के बारे में सिखाया गया। अब कैदियों की कागज और कपड़े की कतरन से बनी पेंटिंग देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। कैदियों ने पेंटिंग की तमाम बारीकियों के बारे में जाना, जिसके बाद अब कैदियों ने इन कागजों के जरिए और इन कपड़ों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पेंटिंग बनाई, जिससे देखकर आज हर कोई हैरान है। और ये देखिए, कागज और कपड़ों के कतरन से ये पेंटिंग तैयार की गई है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की जिला कारागार में, जहां आपको दिखाते हैं कि बंदियों ने एक पेंटिंग बनाई है महात्मा गांधी की। और ये पेंटिंग बनाई है जो कतरन होती है कपड़े की, उस कतरन से व कागज से। बात करने के लिए हमारे साथ जो जिला कारागार के यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं आलोक सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, कितने बंदियों ने पेंटिंग बनाई, कितने दिन में बनाई और उन्हें ये प्रेरित कहाँ से किया गया? ये 6 सप्ताह का वर्कशॉप लगाया गया था यहाँ पर, जिसमें दिल्ली स्ट्रीट आर्ट और इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से बंदियों को आर्ट और क्राफ्ट में प्रशिक्षित किया जाना था और बंदियों को जो रुचि रखते हैं इसमें उनको ये सिखाया जाना था। तो ये 6 सप्ताह का वर्कशॉप था और 20 बंदियों द्वारा ये किया गया। और जो वर्कशॉप समाप्ति पर उनको सबको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है और दिल्ली में उनके समय समय पे प्रतियोगिताएं और वो सब एग्जीबिशन वगैरह लगती रहती हैं। महात्मा गांधी की बनाना ये भी एक अपने आप में है कि महात्मा गांधी की ही सेलेक्ट की गई है, तो क्यों, कुछ विचार तो ऐसा होगा के प्रति? देखिए, महात्मा गांधी जी का जो संदेश है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये कागज की कतरन है, ये कपड़े की कतरन है और इससे ये पूरी पेंटिंग, इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग बनाई गई है जिला कारागार गाजियाबाद में। गाजियाबाद से वीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर में करौली सरकार के दरबार में पुलिस पहुंच चुकी है। कथित बाबा पर दर्ज केस की जांच करने आश्रम पहुंची है पुलिस। कथित बाबा संतोष भदौरिया से पूछताछ भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार आश्रम पहुंची है पुलिस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कानपुर से, जहां करौली सरकार के दरबार पुलिस पहुंच चुकी है और कथित बाबा पर दर्ज केस की जांच करने आश्रम पहुंची है पुलिस। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पहली बार है जब पुलिस आश्रम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कानपुर करौली सरकार का दरबार की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस पहुंच चुकी है और माना यह जा रहा है कि बाबा से पूछताछ भी की जा सकती है। नोएडा के एक डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप था, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई और अब पुलिस एक्शन करने की तैयारी में है। पूछताछ हो सकती है। कथित बाबा संतोष भदौरिया से पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है, जिसके लिए पहली बार अब पुलिस आश्रम पहुंच चुकी है। और चलिए रतीश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल मौके से? ये कहा जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब बाबा से पूछताछ भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 22 फरवरी का ये मामला है। 22 फरवरी को डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी नोएडा से कानपुर पहुंचे थे और चमत्कार देखने की बात कही थी। उसी में सिद्धार्थ चौधरी और उनके परिजनों का आरोप था कि करौली शंकर महादेव, जो करौली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरबार पर उनके साथ मारपीट की गई। 19 मार्च को इस बाबत बिदनू थाने में एफआईआर लिखी गई थी और अब से कुछ देर पहले बिदनू थाने से 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन बाबा से फिलहाल अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। सुबह हमने कानपुर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड से भी बातचीत की थी और उसके बाद डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि अब विवेचना शुरू की जाएगी, क्योंकि 323, 325 और 504 जो मारपीट की धाराएं हैं, 7 साल से कम की सज़ा की, उनमें मुकदमा लिखा गया है और इसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। वाकया क्या हुआ ये जाना जाएगा, बाबा से पूछताछ की जाएगी कि दरबार में उस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हुआ था
सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, जो सीसीटीवीज लगे हुए हैं उनमें पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या रहा था। इसी बाबत 2 पुलिसकर्मी बिदनू थाने के आज पहुंचे थे, लेकिन बाबा से कोई पूछताछ किसी तरीके की फिलहाल नहीं हुई है। इसके बाद जो और पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल बाबा से पूछताछ किसी तरीके की नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आज ये पूछताछ संभव हो सकती है, क्योंकि क्या वाकया हुआ, क्या घटनाक्रम था और जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन पर बाबा से पुलिस की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसलिए आज या कल में ये इन्वेस्टिगेशन और तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी। फ़िलहाल दरबार लग रहा है, करौली शंकर महादेव का दरबार लग रहा है। असम से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, देश के तमाम ऐसे राज्यों से जो लोग हैं, जो बाबा को फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार मीडिया में हो रही चर्चा और जो देश भर में चर्चा चल रही है, उस पर भी अपनी राय रख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नोएडा के जो डॉक्टर हैं सिद्धार्थ चौधरी, उनके द्वारा झूठ बोला गया है। लेकिन सच क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा कि सच क्या है, क्योंकि सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा जो दावा किया गया था, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें सेवादारों द्वारा अभद्रता करने की भी बात सामने आई। हालांकि हमने आज बाबा से जब बातचीत की तो बाबा ने साफ तौर पर नकारा कि वो ऐसा कोई वीडियो उनके सामने नहीं है और सेवादारों या उनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई मिसबिहेव, बदतमीज़ी नहीं की गई है, क्योंकि दरबार में ऐसा नहीं किया जाता है। बार बार बाबा से हमने पूछा कि उनका पिछला जीवन कैसा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई गैंगस्टर का मुकदमा, किसी तरीके का कोई गुंडा एक्ट का मुकदमा उनके ऊपर नहीं लगाया गया है। जैसी बातें चल रही हैं कि पिछला जीवन बाबा का काफी ज्यादा विवादित रहा है। अच्छा रतीश, क्या सिर्फ बाबा से ही पूछताछ होगी या फिर जो सेवादार है जिन पर ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर के साथ मारपीट करने के, क्या उनसे भी बाकी लोगों से पूछताछ की जा सकती है पुलिस की तरफ से? और कब तक संभावना मानी जाए कि पूछताछ हो सकती है इन लोगों से? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की अगर प्रकृति को देखा जाए तो एफआईआर के नेचर में सेवादार भी आते हैं और बाबा भी आते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी पहुंचे थे, इसलिए बाबा से तो ज़रूर ही पूछताछ होगी और उन्हीं से झड़प हुई थी, ऐसा दावा किया गया। और सेवादार जो धक्का दे रहे हैं, वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें, उनसे भी बातचीत और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में पूछताछ की जाएगी। 323, 325 और 504 का जो मुकदमा है और इसमें 7 साल के कम की सज़ा भी है। लेकिन पूछताछ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो फुटेज है वो भी लिए जाएंगे, क्योंकि 22 फरवरी का मामला है, इसलिए 14 दिन का ये जो पूछताछ होती है और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। माफिया अतीक के दफ्तर पर पहुंची है एबीपी गंगा की टीम और अतीक अहमद के दफ्तर की पड़ताल की। पहली बार अतीक के दफ्तर से लाइव रिपोर्टिंग, जहां मिला हथियारों का जखीरा वहां पहुंचा एबीपी गंगा। तो कल बड़ा एक्शन देखने को मिला अतीक के दफ्तर पर, वहां एबीपी गंगा की टीम पहुंची है। प्रयागराज में माफिया अतीक के दफ्तर पर एबीपी गंगा पहुंचा और एक्सक्लूसिव पड़ताल की गई, जहां से बड़ी मात्रा में जो हथियार थे वो कल मिले थे, कैश मिला था और एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची है। और ये देखिए, ये वही दफ्तर है जहां पर कल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। है कि बंद होने के बावजूद, विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए जाने के बावजूद इस दफ्तर में तमाम जो है वो गलत काम होते थे, लोग रुकते थे। तो हम ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और पड़ताल करते हैं कि आखिरकार अतीक अहमद के दफ्तर का जो ऊपर का हिस्सा है वो किस तरीके का है, वहाँ क्या कुछ होता था, किस तरीके की गतिविधियाँ होते थे और पुलिस इतने दिनों तक बेखबर क्यों रही। तो देखिए, सीढ़ी चढ़कर हम पहली मंजिल पर आ गए हैं और सबसे पहले दाहिनी तरफ चलते हैं। दाहिनी तरफ आपको बता दें कि ये किचन है। किचन में आप देख सकते हैं कि सामान रखा हुआ है और इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग खाना भी पकाते थे। और आप देखिए, ये सारे के सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। बिजली यहाँ पर कटी हुई है चूंकि कोई रहता नहीं था, लेकिन आप देखिए कि हीटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। और ये देखिए, यहाँ पर दूध रखा हुआ है, ताज़ा दूध नज़र आ रहा है, यानी पिछले 2-3 दिनों पहले ही इसे इस्तेमाल किया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि रोटियाँ रखी हुई हैं। रोटियाँ भी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-3 दिन पहले ही इन्हें तैयार किया गया था। और उसके बाद देखिए, हम आगे के कमरे में चलते हैं और ये दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी भी सोफे लगे हुए हैं, आराम से लोग यहाँ बैठते थे। और ये कपड़े ढेर सारे, ये जो पूरा आप कवर्ड देख रहे हैं लकड़ी का, ये यहाँ पर जो है कपड़े रखे हुए हैं और इसमें महिलाओं के भी कपड़े हैं, यानी कि जो लोग रहते थे उनके साथ महिलाएं भी यहाँ पर रहती थी। ये कपड़े, ये देखिए, ये साड़ी रखी हुई है, ये तमाम दूसरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। और
ये देखिए, ये लेटने का ये जो लिहाफ होता है, गद्दा होता है, वो रखा हुआ है। और ये देखिए, ये सोफ़े जो है, इन सोफ़ों पर लोग बैठते थे। सोफ़े साफ़ सुथरे हैं, इन पर एक भी धूल नहीं जमा है, इसका मतलब कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। अब हम और अंदर चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस तरफ क्या कुछ कैसे होता था। ये देखिए, ये भी किचन का हिस्सा है, यहाँ भी कपड़े रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि। और ये देखिए, ये यहाँ पर पानी भर करके रखा गया हुआ है। और इसके बाद हम ये दरवाज़ा खोलकर आगे आते हैं। ये वो हॉल है जहाँ पर अतीक अहमद का दरबार लगता था। अतीक अहमद लोगों के साथ मुलाकात करता था। और देखिए, यहाँ पर अब बीएसपी का पोस्टर लगा हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल हुई थी, उन्हें मेयर का उम्मीदवार बनाया गया था। इसका मतलब कि उसके बाद भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती थी। और देखिए, कहीं धूल भी आपको नज़र नहीं आ रही है इस पूरे उस पर। इससे साफ समझा जा सकता है कि इसका लगातार इस्तेमाल किया जाता था। और ये वो फाइलें हैं जो अतीक अहमद से जुड़े हुए तमाम मुकदमों और तमाम दूसरे उससे जुड़ी हुई हैं ये फाइलें। पुलिस ने पहले अगर यहाँ छापेमारी की होती तो शायद उसे इन फाइलों में से तमाम कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती थी। अतीक अहमद का ये जो दफ्तर है, ये उसके नाम के हिसाब से जो है तैयार कराया गया था। उसकी हनक यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि दफ्तर का ये जो पीछे का हिस्सा था वो अतीक अहमद के टार्चर रूम के नाम से जाना जाता है। पीछे की तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं, ये दोनों अतीक के टार्चर रूम थे। जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था या जिनकी पिटाई करनी होती थी, उनको इसी जगह पर रखा जाता था। तो ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। और इस बीच उमेश पाल के परिवार वालों ने ये जानकारी दी है कि उमेश पाल को साल 2006 में जब अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए अगवा कराया गया था, तो उमेश पाल को भी इसी दफ्तर के इसी टार्चर रूम में रखा गया था। गुर्गों ने जमकर पिटाई की थी। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को यातनाएं दी गई थी, उन्हें करंट तक लगाया गया था। तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं, जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टार्चर रूम के तौर पर कहा जाता है, इस वक्त हम उसी कमरे में मौजूद हैं। यहीं से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि बाद में यहाँ पर ये एक तख्त रख दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सोफे भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर जगह जगह बिजली के जो है वो प्लग लगाए गए थे और कई बार लोगों को जो है करंट लगाया जाता था। और लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि अतीक अहमद यहाँ पर उमेश पाल को भी उसने करंट लगाया था, करंट लगाकर उसे भी यातनाएं दी थी। तो जो अतीक अहमद का टार्चर रूम कहा जाता है, वो टार्चर रूम यही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको एकदम मायावी अंदाज में जो है अतीक अहमद ने तैयार कराया था। और ऐसा लगता है कि खास तौर पर टार्चर देने के लिए ही ये 2 कमरे जो है वो तैयार कराए गए थे। तो टार्चर रूम के ठीक आगे का जो हिस्सा है, इसी कमरे से, इसी केबिन से, इसी चैम्बर से कल 72 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, 10 पिस्टल बरामद की गई हैं, 112 कारतूस बरामद किए गए हैं। और ये 2 जो कमरे हैं, ये अतीक अहमद का चैम्बर होता था। वो आगे का चैम्बर है और ये पीछे का चैम्बर है। जो आम लोग होते थे, अतीक अहमद कई बार ये जो बाईं तरफ हॉल देख रहे हैं, इस हॉल में बैठ करके सुनवाई करता था, आम लोगों से मुलाकात करता था। जबकि जब कुछ खास लोग होते थे तो उनसे यहाँ अलग चैम्बर में बैठकर गुफ्तगू करता था। और जब कोई बहुत वीआईपी आता था, चाहे वो सियासत से जुड़ी शख्सियत हो या जराइम की दुनिया से जुड़ी हुई शख्सियत हो, जिससे अतीक अहमद से अलग से बातचीत करनी होती थी, उससे अतीक अहमद इस कमरे में बात करता था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बलिया में नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के सामने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कोटेदार की शिकायत पर जांच करने गांव पहुंचे थे तहसीलदार। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बलिया से, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले में हालांकि 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नायब तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के सामने मारपीट होती रही और अब मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से नायब तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के सामने ये लोग जमकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। हालांकि अब जो मारपीट की तस्वीरें हैं वो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। और इस पूरे मामले में
तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अजय फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पहले तो जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला था और अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई है? ये मैं आपको बता दूं कि चिकपड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर उचित गांव में नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट जो हैं ये जांच के लिए पहुंचे हुए थे। जी। तो जांच जब हो रही थी तो एक पक्ष का बयान नायब तहसीलदार ने दर्ज कर लिया। दूसरे पक्ष का जब बयान होना था तभी जो है जो एक पक्ष जो है सैकड़ों की संख्या में उनके घर में घुस करके और मारपीट शुरू कर दिया। महिलाएं भी मौजूद थी, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुआ। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए, जब ये इसका वीडियो वायरल हुआ, इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बाकी और लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है अजय, जैसे की जानकारी दे रहे हैं। बाकी लोगों को भी अब गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब ये वीडियो भी आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये वही वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। किस तरीके से नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको नोएडा से बताते हैं, जहां एलिवेटेड रोड पर जलती कार में भीषण आग लग गई है। सेक्टर 61 इलाके में बीच सड़क पर कार में अचानक से आग लगी। देखते देखते आग का गोला बनी कार। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर नोएडा से, जहां बीच सड़क पर अचानक से इस कार में आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के सहारे राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये मौके की तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर अचानक से इस गाड़ी में आग लगती है, जिसके बाद पूरी गाड़ी जलकर खाक हो जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और इस आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि काफी देर तक जो ट्रैफिक जाम था वो भी देखने को मिला मौके पर, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो एलिवेटेड रोड नोएडा का, जिसमें अचानक से इस चलती कार में भीषण आग लगी। देखते देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड के सहारे हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात है, किसी भी प्रकार के नुकसान की बात अभी तक सामने नहीं आई है और ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।